हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि 10th क्लास की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो सीरीज़ हमारी चल रही है उसमें नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो उससे पहले जो एक्सरसाइज 3 है उसमें कुछ मैं इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो बता रहा हूँ। इसमें आपको ये वाले ध्यान रखना है। इसमें देखो A1 अपॉन, देखो ये दो, मान लो आपको दो इक्वेशन दे रखी हैं। तो पहली इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है, कोई भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में होती है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। तो मान लो एक इक्वेशन हमारे पास में ये है और दूसरी इक्वेशन हमारे पास में है A2x प्लस B2y अपॉन B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये दो हमारे पास में सीरीज इक्वेशन दे रखी हैं। तो अब हमें करना क्या होता है कि हमें A1 और A2 का डिवाइड करना होता है, B1 अपॉन B2 का डिवाइड करना होता है, C1 अपॉन C2 का डिवाइड करना होता है। तो हमारे पास में तीन टर्म्स निकल के आती हैं कि A1 अपॉन A2 अगर हम डिवाइड कर रहे हैं और वो B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं आ रही, मतलब A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के नॉट इक्वल टू है, तो उस कंडीशन में जो लाइन रहेंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन रहेंगी। इसमें लिख भी रखा है, देखो कौन सी लाइन रहेंगी, इंटरसेक्ट लाइन रहेंगी, इंटरसेक्ट। अब इंटरसेक्ट लाइन रहेंगी, इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब एक लाइन ये है, ध्यान रखना ये एक लाइन जाएगी, ये भी एक लाइन है। तो एक लाइन ये रहेगी, एक लाइन ये रहेगी, तो इसमें इंटरसेक्ट कर जाएंगे, मतलब एक जगह पे कहीं ना कहीं ये कट जाएंगी, जिसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तो इस कंडीशन में सॉल्यूशन कौन सा रहेगा, इस कंडीशन में सॉल्यूशन रहेगा यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं, जब A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 तीनों अगर बराबर हो जाएं, तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन कौन सा रहेगा, उस कंडीशन में मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि दो लाइनें जाएंगी इसमें भी। तो एक लाइन ये जा रही है, दूसरी लाइन जस्ट इसके ऊपर से जाएगी। ठीक है ना। तो इसका मतलब वो लाइन हर जगह टच कर रही है। तो ध्यान रखना सॉल्यूशन वही मिलता है जहाँ पे लाइन टच होती है। जैसे इसमें यूनिक सॉल्यूशन क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पे लाइन एक ही जगह टच हुई। तो इसका मतलब यूनिक, यूनिक मतलब वन, जो वन होता है वो यूनिक होता है। इसका मतलब एक ही सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन हो गई। लेकिन ये वाली लाइन देखो जगह जगह मतलब टच हो, पूरी ही टच होती जा रही है, इसका मतलब जगह जगह टच हो रही है। इसका मतलब इसमें सॉल्यूशन अगर बात करें तो कौन से सॉल्यूशन हो जाएंगे, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इसके सॉल्यूशन कौन से हो जाएंगे, मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। लेकिन अगर बात करें, अच्छा लाइन कौन सी रहेंगी, लाइन इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक के जस्ट ऊपर दूसरी लाइन हो, उसको कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। तो ये सेकंड था। थर्ड वाला होता है हमारा जब A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल हो जाए लेकिन C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं हो, तो उस कंडीशन में जो लाइन रहेंगी वो पैरेलल लाइन रहेंगी, मतलब एक लाइन ये और दूसरी लाइन ये इसके पैरेलल जाएगी, मतलब कभी भी आपस में कटेंगे नहीं। और आपको पता है जब लाइन आपस में कटेंगी ही नहीं तो सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आपको ये तीन चीज़ ध्यान रखना, इनमें से क्वेश्चन पक्का आता है, तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है, समझना है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। चलो दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि सेकंड क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ यहाँ से। तो इनको ध्यान से समझते चलना आपको फटाफट से। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या रहा है कि x प्लस 3y, मतलब इसमें क्या करना है कि चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और सो सोल्व देयर ग्राफिकली, मतलब अगर ये कंसिस्टेंट है तो ही इनको सोल्व करना है। तब देखो मैं आपको एक बात बताना भूल गया तो मैं बता देता हूँ अभी। कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट क्या चीज़ होती है वो देखना। देखो ये हमारी टर्म थी। देखो कंसिस्टेंट उसको बोलते हैं जहाँ पे कोई सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। तो आपको पता है कि सिर्फ एक ही जगह ऐसी थी जहाँ पे हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, पहले लाइन की, पहले लाइन वाली टर्म ऐसी थी जहाँ पे हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, इसमें नो सॉल्यूशन मिलता है। लेकिन आपको पता है इसमें यूनिक सॉल्यूशन मिल जाता है और इसमें मिल जाता है, इसमें यूनिक सॉल्यूशन मिल जाता है और इसमें इसमें क्या मिल जाता है, इसमें मैनी सॉल्यूशन मिल जाते हैं। तो जब यूनिक और मैनी सॉल्यूशन मिल जाते हैं उस कंडीशन में इसका मतलब इनको बोलते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ठीक है। लेकिन जब कोई सॉल्यूशन मिलता ही नहीं है तो उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, या अनकंसिस्टेंट बोल दो, कुछ ही बोल सकते हो, नॉन कंसिस्टेंट बोल सकते हो। ठीक है ना, इसी के नाम है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो कंसिस्टेंट कब रहेगा, जब या तो आपको मैनी सॉल्यूशन मिल जाए या आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल जाए, उस कंडीशन में कंसिस्टेंट रहेगा। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है, यही चीज़ पूछी गई है कि आपको उसी कंडीशन में क्या करना है, उसी कंडीशन में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है जब कंसिस्टेंट हो जाए, मतलब या तो आपका यूनिक सॉल्यूशन मिल जाए इनसे या फिर आपको इससे मैनी सॉल्यूशन मिल जाए। तो चलो ट्राई कर लेते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन मिलता है इससे। तो आपको पता है कि पहली इक्वेशन हमें पता है कि x प्लस 3y इक्वल टू 6 है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड जो इक्वेशन है हमारी 2x माइनस में 3y इक्वल टू 12, ये सेकंड इक्वेशन है। अब देखो ध्यान से समझो कि इसके साथ में कुछ भी नहीं तो 1 है, यहाँ पे 3 है ही। हम वही लगा के देखेंगे A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2। तो हम चेक करेंगे कि कौन सी टर्म फॉलो कर रही है।
तो A1 ये है, A2 ये है, तो इनको डिवाइड कर लो। सीधी सी बात ये है कि 1/2, फिर यहाँ से 3/3, 3/-3 है, फिर यहाँ से 6/12, 6/12। तो चलो देख लेते हैं। तो देखो 1/2 और 3 से 3 जब कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, यहाँ से -1 बचेगा ना सिर्फ। तो 1/2, फिर यहाँ से -1 आया, फिर यहाँ से इसको काटेंगे ना तो 1/2 आएगा, तो ये 1/2 आ गया। अब देखो ये इक्वल नहीं हो रहा और सेकंड वाला ये इसके इक्वल नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो जब पहला इक्वल नहीं हो, पहली टर्म ही इक्वल नहीं हो दोनों के दोनों, तो उस कंडीशन में क्या रहता है, उस कंडीशन में रहता है यूनिक सॉल्यूशन। क्या रहता है, यूनिक सॉल्यूशन। और जब देखो ऊपर देख लो, जब पहले कंडीशन में नहीं होता, इक्वल नहीं होता, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ये रहा यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। इंटरसेक्ट हो जाती है लाइन यहाँ पे, इसका मतलब ये कंसिस्टेंट है। तो अगर कंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना ही पड़ेगा। तो देखो ग्राफ ड्रॉ करना बहुत आसान है। अभी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा कि दिस इज़ कंसिस्टेंट, तो दिस इज़ कंसिस्टेंट, ठीक है, ये कंसिस्टेंट हो गया। और अगर ये कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब हमें ग्राफ ड्रॉ करना ही पड़ेगा इसका। तो देखो ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसको। तो देखो पहली जो इक्वेशन है हमारे पास में, पहली इक्वेशन है x + 3y = 6 है। ध्यान से समझना, पहली इक्वेशन है x + 3y = 6 है। ये इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन सेकंड की अगर बात करें तो इक्वेशन सेकंड हमारे पास में दी है 2x - 3y = 12, 2x - 3y = 12, ये सेकंड इक्वेशन है। तो देखो ग्राफ ड्रॉ करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक बार तो x को 0 कर दो, y की वैल्यू निकाल लो, एक बार y को 0 कर दो, x की वैल्यू निकाल लो। देखो कैसे करेंगे, समझना। फिलहाल हम क्या करेंगे, x की टर्म को 0 कर दो। तो इफ़ x = 0, यदि हम x को 0 कर दें तो ये टर्म 0 हो गई, तो क्या बचा, 3y = 6 ही बचेगा सिर्फ। तो 3y = क्या बचा, 6। तो y = कितना आ गया, 6/3 यानी कि 2। तो y की टर्म y की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। अब देखो अब की बार क्या करो, आप y को 0 कर दो। तो इफ़ y = 0 हो जाए, अगर y = 0 हो जाए तो ध्यान रखना उस कंडीशन में ये टर्म 0 पूरी की पूरी, तो क्या बचेगा, x बचेगा और इधर बचेगा 6। तो हमारे पास में बचेगा क्या, x = 6 बचेगा सिर्फ। तो जब y 0 था तब x = 6 आ रहा है। तो इसका मतलब टेबल जो बनाएंगे वो टेबल बन गई। देखो इतनी फटाफट टेबल बन जाती है फिर। तो ये x हो गया, ये y हो गया। जब x 0 लिया था तो y कितना आया था, जब x 0 था तो y 2 था, मतलब x जब 0 था तो y 2 था। लेकिन जब y को हमने 0 किया तो x 6 हो गया। तो y को जब 0 किया तो x 6 हो गया, ठीक है। तो एक लाइन इसी चली जाएगी। अब दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पे, तो मैंने क्या बताया था कि इफ़ x = 0, यदि हम x को 0 कर दे तो ये वाली टर्म तो पूरी 0 हो ही गई। तो बचा क्या, -3y = 12 बचा। तो हमारे पास में बचा क्या, -3y = 12 बचा। तो y = करेंगे तो 12 डिवाइड बाई -3, और कितने रह जाएगा ये, तो ये चला जाएगा 6 टाइम, सॉरी 6 टाइम नहीं जाएगा, 4 टाइम जाएगा। 3 4 12, और -4 आएगा यहाँ से, क्योंकि माइनस की टर्म थी ना यहाँ इसमें। तो y = कितना हो गया, -4 हो गया। अब देखो अब क्या करेंगे, हम y = 0 ले लेते हैं। तो इफ़ y = 0, तो यदि हम y को 0 कर दें तो देखो y को 0 करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी टर्म 0 रहेगी। तो सिर्फ बचेगा क्या, 2x = 12 बचेगा। तो यहाँ से बच गया 2x = 12 बच गया। तो x = कितना हुआ, 12/2 यानी कि 6। तो ध्यान देना, यहाँ से मैं फिर से एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये टेबल ज़्यादा ही छोटी बन गई, x y कोई दिक्कत नहीं। देखना x की टर्म जब 0 थी उस कंडीशन में y हमारा -4 आया था। x जब 0 था तो y -4 आया था। लेकिन जब हमने y को 0 किया तो y को 0 किया तब x आया 6, तब x आया 6। तो ये हमारे पास में दो टेबल आ गई, हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। समझना ध्यान से ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो देखना ये मैंने ग्राफ बना दिया है, ठीक है। ये ग्राफ आपको पता है, एक एक्स एक्स होती है, एक वाई एक्स होती है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये हो गई आपके पास में एक्स एक्सिस। यहाँ पे एक्स डैश लिख लो, तो ये वाई एक्सिस हो गई, और ये वाई डैश लिख लो यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो हमें करना क्या है कि यहाँ से देखना, हमें करना क्या है कि हमें करना है कि एक्स की टर्म कितना है, एक्स का हाईएस्ट वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है। और वाई की हाईएस्ट वैल्यू कितनी आ रही है, वाई की हाईएस्ट वैल्यू 2 तक की है। तो हम एक्स को 6 तक लिख लेंगे। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। और देखो y की टर्म -4 तक है हाईएस्ट, माइनस में कहाँ तक है, 4 तक है।
लेकिन एक्स माइनस में है ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है तो मत लिखो, चाहे और लिखो तो थोड़ा सा लिख लो, 2 तक लिख लिया। वाई की टर्म 1 लिख लो, वाई 2 लिख लो या वाई 3 लिख लो, क्योंकि वाई की टर्म हाईएस्ट प्लस में 2 ही है और माइनस में कहाँ तक जाएगी, वाई 4 तक जाएगी, तो माइनस में जाएगी 4 तक, तो नीचे देखते हैं। माइनस का 1 ले लो, माइनस का 2 ले लो, माइनस का 3 ले लो, माइनस का 4 ले लो, बस। अब समझना, पहला जो पॉइंट ड्रॉ करेंगे वो कहाँ पे हो जाएगा, पहला जो पॉइंट आएगा वो देखना एक्स और 0, मतलब एक्स पे 0, मतलब एक्स पे तो हमें चलना ही नहीं है, वाई पे चलना है 2 पे, तो एक्स को तो छोड़ ही दो, वाई पे 2 पे ये रहा, तो ये पॉइंट कौन सा रहा, 0 2, ध्यान रखना। अब की बार क्या करना है, 6 और 0, मतलब वाई तो हमें चलना ही नहीं है, वाई को तो छोड़ ही दो, एक्स पे 6 ले लो, तो एक्स की टर्म ये रही, तो एक्स पे 6 लेना है सिर्फ, तो मतलब ये कौन सा होगा, 6 और 0 पॉइंट रहता है। अब एक लाइन चली जाएगी इनसे, तो लाइन गई ये वाले, देखना ये लाइन, ठीक है, ये लाइन यहाँ से जा रही, एक लाइन हमें मिल गई, दूसरी लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो दूसरी लाइन जाने के लिए पॉइंट लिख लेते हैं पहले, कौन से आएंगे, तो देखना है यहाँ पे, पहला था 0 और 4, मतलब एक्स पे तो लेना ही नहीं है, वाई पे -4 तक चलो, तो एक्स पे तो हमें लेना ही नहीं, इसको तो छोड़ ही दो आप, तो वाई पे -4 ये रहा, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट हुआ, ये हुआ हमारे पास में, ये हुआ हमारे पास में -4 और 0। दूसरे हमें 6 और 0 चाहिए, मतलब एक्स पे 6, वाई को भूल जाओ, एक्स पे 6 होना चाहिए, वाई को भूल जाओ, तो एक्स पे 6 तो यही है, तो 6 0 पॉइंट यही आएगा वापस से, ठीक है। अब इस पर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो हम ले लेते हैं ये वाली लाइन जाएगी यहाँ से ऐसे, ओके, तो ये लाइन हो गई। और आपने देखा, हमें पता भी था, देखो शुरू में हमने स्टार्टिंग में कंसिस्टेंट आया था, ये मैंने बताया था कि जो लाइन आएंगी वो क्या आएंगी, कंसिस्टेंट होंगी। कंसिस्टेंट का मतलब हमें यूनिक सॉल्यूशन मिला था जब हमने शुरू में चेक किया था, जब यूनिक होता है तो उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। यूनिक का मतलब लाइन एक जगह ही कट करेंगी, तो देखो लाइन एक जगह ही कट करी है, देखना ध्यान से, ये रहा। तो यूनिक सॉल्यूशन वाला पॉइंट कौन सा रहेगा, अगर पूछ लिया जाए कि यूनिक सॉल्यूशन का पॉइंट क्या है, तो 6 0 इसमें यूनिक सॉल्यूशन का पॉइंट रहेगा, ठीक है ना। तो देखो एक ही पॉइंट पे कटी है लाइन, तो ये इस तरीके से हम सोल्व करते हैं। तो ये आपका ग्राफ हो गया। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन वुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रीथ, जिसकी लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है ब्रीथ से, इज़ 36। ये 36 क्या है, ये पैरामीटर है, और पैरामीटर भी नहीं है, ये हाफ द पैरामीटर, मतलब पैरामीटर का हाफ दिया हुआ है, और बात किसकी हो रही है, रेक्टेंगुलर गार्डन। तो ध्यान से समझना मेरी बात को, देखना सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर गार्डन ही ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये रेक्टेंगुलर गार्डन हो गया सबसे पहले, है ना। अब सुनना, अब इसमें दिया हुआ है कि ये जो रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसकी जो लेंथ है वो ब्रिथ से, लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन, लेंथ 4 ज़्यादा है ब्रिथ से। तो अगर हम इसकी ब्रिथ अक्स मान लें तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 ज़्यादा कर दो, मतलब x + 4 कर दो, ठीक है। तो ये तो लेंथ और ब्रिथ हमारे पास में आ गई। अब इसने दिया क्या, इसने दिया कि हाफ द पैरामीटर, मतलब पैरामीटर का हाफ। तो बताओ रेक्टेंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 × L + B, लेंथ प्लस ब्रीथ, ये पैरामीटर होता है। और ये कितना दिया इसने, ये दिया इसने 36, तो इक्वल में कितना लिख सकते हो, नहीं ये 36 नहीं दिया, क्या दिया, इसका हाफ दिया, तो पहले इसका हाफ करो पैरामीटर का, वो 36 के इक्वल है, ध्यान रखना। तो हाफ करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि इसने L + V है ना वो 36 दिया है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, ध्यान से समझने वाली। अब देखो L हमें पता है, L है x + 4, तो L लिख दो, ये हो जाएगी x + 4 प्लस b कितनी है, b ये रही x, तो b की जगह x लिख दो, इक्वल टू कितना 36। अगर x और x प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, प्लस में कितना 4 और इक्वल टू में कितना 36। आगे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 4 इस साइड भेज दो तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 2x = करेंगे तो 36 माइनस में 4, और 36 को जब माइनस करेंगे 4 तो 32 आएगा। तो x = कितना हो गया 32/2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई हमारे पास में 16, x की वैल्यू कितनी आई 16। इसका मतलब ये है कि अगर x यहाँ पे 16 है ना, तो y कितना हो, मतलब अगर ब्रीथ हमारी 16 है ना, ब्रीथ हमारी 16 है, तो लेंथ कितनी आई इसकी, तो लेंथ x की जगह 16 लिख दो, प्लस 4 इसमें और ऐड कर दो, तो ब्रीथ जो लेंथ है वो लेंथ कितनी हो जाएगी 20। इसका मतलब ये है कि इस जो रेक्टेंगुलर गार्डन है इसमें पूछा क्या था हमें, लेंथ और ब्रीथ, हाँ
डायमेंशन ही पूछी थी इसमें, तो कितनी हो जाएंगी, तो लेंथ तो हो जाएगी 20 और ब्रीथ हो जाएगी 16। ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे सोल्व द 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m विच y इक्वल टू mx प्लस 3, जहाँ पे y की वैल्यू हमें दे रखी है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन हमें दे रखी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रखी है। सेकंड इक्वेशन हमारे पास में है 2x माइनस में 4y इज इक्वल टू माइनस का 24, ये इक्वेशन सेकंड है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड ये बोलता है कि या तो आप x की टर्म इक्वल कर लो या y की टर्म इक्वल कर लो। तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा आसान हो गया क्योंकि x की टर्म पहले से इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि एक इक्वेशन ऊपर लिखो एक नीचे लिखो और इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब समझना, ये प्लस का था, ये नीचे वाला माइनस का हमने कर दिया, ये कैंसिल हो गई। 4y भी प्लस का बन गया क्योंकि देखो प्लस हो गया ना, और 3y भी प्लस का, तो 4 और 3 कितने हो गए, 7y हो गई, प्लस के 7y। अब 24 प्लस का है ही हो गया यहाँ पे, और 11 पहले ही प्लस का था, तो इनको जब प्लस कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 35, तो ये प्लस का 35। तो y इक्वल टू करेंगे तो 35 अपॉन में कितना हो जाएगा 7, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 7 5 जा 35। तो y की टर्म हमारे, y की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई, 5 आई। तो y की वैल्यू जो 5 है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। इक्वेशन फर्स्ट ये है हमारे पास में कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, जहाँ पे भी y है वहाँ पे 5 रख दो। तो 2x प्लस 3 इंटू वाई की जगह 5 रख दो, इक्वल टू में कितना है 11। तो 2x प्लस 5 3 जा हो गई 15 और इक्वल टू में होगा 11। तो 2x इक्वल टू, ये 15 इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 11 माइनस 15। तो 2x इज इक्वल टू 11 में से 15 जाएगा तो अभी माइनस की टर्म आएगी, माइनस का 4 आया, और x इक्वल टू करेंगे तो -4 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा। अब देखो कितने टाइम जाएगा, x इक्वल टू आ गया 2 2 जा, तो माइनस का 2 आया, तो x की टर्म भी हमारे पास में आ गई। अब हमारे पास में x और y की वैल्यू जब आ ही गई तो हमें पता है कि एक इक्वेशन इसने दे रखी है कि y इक्वल टू mx प्लस 3। तो चलो लिख लेते हैं, यहाँ पे हमें पता है कि y इक्वल टू mx प्लस 3 है। तो हमें ये भी पता है कि y की वैल्यू 5 है, तो हमें ये भी पता है, देखो y की वैल्यू यहाँ पे 5 है तो y की वैल्यू 5 पुट कर दो तो ये 5 हो गया, इक्वल टू m की वैल्यू हमें पता है नहीं, m ऐसा कैसे रख दो, x की वैल्यू हमें पता है माइनस का 2 है तो -2, और प्लस में कितना हो जाएगा 3 है ही। अब देखो 5 इज इक्वल टू, m को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 है ना, और प्लस में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, सॉरी माइनस का 2m हो जाएगा ऐसे ना, माइनस का 2m हो जाएगा ऐसे, एक मिनट देखना, -2m हो गया और प्लस में कितना है 3 है। अब देखो ये वाला जब 3 इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यानी कि 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 2m, और -3 हो जाएगा, इसमें से बचेगा कितना, माइनस का 2 प्लस का 2 बचेगा, और इक्वल टू 2m, माइनस का 2m, और m इक्वल टू करेंगे तो 2 डिवाइड बाई 2, तो m इक्वल टू करेंगे ना तो हो जाएगा 2 डिवाइड बाई -2, यानी कि माइनस का 1 आएगा आंसर। तो m की वैल्यू कितनी आई, माइनस की 1 आई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। दो एंगल दे रखे हैं, तो देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जो दो एंगल होते हैं, 2 एंगल हो, 3 एंगल हो, 4 एंगल हो, सप्लीमेंट्री तब बोलेंगे जब उनका सम जो आएगा, जब उनका जो सम आएगा वो 180 हो। तो जब 3 एंगल, 4 एंगल या 2 एंगल का सम अगर 180 हो रहा है तो इसका मतलब वो सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, और कम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिसका सम 90 डिग्री होता है, उसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। दो चीज़ें हैं, तो इसने बोला कि 2 एंगल है और दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, और उनमें से भी पता है आपको एक स्मॉलर है और एक बिगर है, मतलब एक छोटा है एक बड़ा है। तो इसने बोला ये कि जो स्मॉलर है ना, जो लार्जर है, लार्जर नंबर से स्मॉलर जो नंबर है ना वो 18 ज़्यादा है। तो सीधी सी बात है, हमारे पास हम मान लेते हैं कि 2 नंबर मान लिए हमने, एक तो मान लिया लार्जर नंबर, तो लार्जर नंबर अगर हम एक्स मान लें, लार्जर नंबर हम क्या मान लें, एक्स मान लें, तो स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा, स्मॉलर नंबर हो जाएगा 180 माइनस एक्स।
क्योंकि जो सप्लीमेंट्री एंगल है, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 180, तो जो स्मॉलर नंबर बनेगा वो कितना बनेगा 180 माइनस एक्स बनेगा। ठीक है, फिर इसने क्या बताया कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 18 डिग्री का है। लिखा है ना कि एक्सीड स्मॉलर बाई 18 डिग्री, मतलब जो बड़ा वाला है ना वो छोटे वाले से 18 ज़्यादा है। तो इसका मतलब 18 अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब सीधी सी बात ये है कि इन दोनों का डिफरेंस वो 18 है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस 18 कर लेते हैं। तो अक्स माइनस और इसमें से माइनस कर देते हैं स्मॉलर वाला, तो 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18। ये हमें इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, इन दोनों का ये एंगल था एक बड़ा वाला, ये छोटा वाला एंगल। छोटे वाले एंगल को जब बड़े वाले में से माइनस किया तो 18 ज़्यादा बता रहा है, तो इक्वल में 18 लिख दिया। अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं। एक्स माइनस अंदर जाएगा तो 180 माइनस का हो जाएगा, और अंदर जाएगा तो ये जो एक्स है ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस इक्वल टू कितना 18। एक्स और एक्स प्लस होकर 2x हो जाएगा, और जब माइनस का 180 साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 18 प्लस 180। ठीक है, अब जब इसमें 18 प्लस करेंगे तो एक्स इक्वल टू करेंगे तो यहाँ से 18 इसमें प्लस कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 190 और 198 बन जाएगा। 198 में डिवाइड किसका करेंगे 2 का, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो ये कट जाएगा यहाँ से। तो कटेंगे तो कितने टाइम्स कटेगा ये, 2 9 जा 18 और 2 9 जा 18, 99 डिग्री, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आई 99 डिग्री। ये जो लार्जर नंबर है वो कितने डिग्री का हो गया 99 डिग्री। तो स्मॉलर कितने का हो जाएगा, तो स्मॉलर हो जाएगा 180 में से 99 माइनस कर लो, तो ये बच जाएगा कितना 81। तो 81 डिग्री कितना हो जाएगा स्मॉलर नंबर। तो अपने को यही चीज़ पूछी थी कि स्मॉलर कितने का रहेगा और जो लार्जर है वो कितने का रहेगा। तो ये आप क्वेश्चन हम सेकंड क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। तो एक 2 डिजिट का कोई नंबर है और उसको रिवर्स करने पर जो नंबर बनेगा उनका जो सम दे रखा है वो 66 है। मतलब एक तरीके से मैं आपको समझाऊँ तो जैसे एक नंबर है यहाँ पे, जैसे मैंने नंबर एक ले लिया 29, एक नंबर 29 हो गया, जब इसकी डिजिट रिवर्स करेंगे तो ये 92 बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके इनका जो सम दे रखा है, इनका जो सम मान लो इनका सम कितना बन रहा है 9 और 2 11, 9 और 2 11 और 12 121 बन रहा है। तो ऐसे ही कोई 2 डिजिट का नंबर है, छोटा नंबर है, जिनको रिवर्स करेंगे और उनको दोनों को ऐड करेंगे तो वो कितना बनेगा 66 बनेगा। जैसे ये 121 बन रहा है ना, ऐसे वो 66 बनेगा। इसने ये भी बताया साथ में कि जो डिफरेंस है ना, नंबर डिफर बाई 2, द डिजिट ऑफ नंबर डिफर बाई 2, यानी कि जो डिजिट है ना ये इनका डिफरेंस कितना है 2 का है। जैसे 9 और 2 का डिफरेंस कितने का 7 का है ना, इस तरीके से इनका डिफरेंस 2 का आएगा। ऐसे 2 नंबर है कोई भी जो अपने को पता नहीं, हम फाइंड करेंगे। तो फाइंड द नंबर हाउ मनी सच नंबर्स आर देयर। तो ऐसे कितने नंबर हैं, तो देखो समझना। तो इसमें देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले हमें वो नंबर मानना पड़ेगा। तो हम देखो लेट द नंबर इज, तो वो जो नंबर है ना वो नंबर हम मानेंगे कौन सा, हम मानेंगे कि x प्लस 10y मानना पड़ता है इसको, x प्लस 10y ऐसा मानना पड़ता है नंबर को। ठीक है, कभी भी 2 डिजिट का नंबर मानना हो तो x प्लस 10y मानना है आपको। अब आप सोचोगे सर ये x प्लस 10y कैसे मान लिया, तो देखो ऐसे, क्योंकि आपको पता है जैसे एक नंबर था 92 हमने लिया था, तो 92 कैसे बनता है, ध्यान से समझना। 92 कैसे बनता है 90 प्लस 2 से, और 90 प्लस 2 का मतलब क्या समझ रहे हो आपकी 90 इंटू 10 प्लस 2। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि जब यूनिट प्लेस जो होता है ना, तो यूनिट वाला तो नंबर सिंगल आता है, और जो टेंस प्लेस होता है ना, टेंस प्लेस पे 10 के साथ में वो डिजिट आती है। ठीक है ना, जैसे 9 किसके साथ में आया 10 के साथ में आया, कोई भी 2 डिजिट का नंबर लोगे तो हमेशा वो इसी फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने जो एक्स है ना वो तो सिंगल लिख दिया देखो, और जो वाई है ना वाई, यानी कि एक तरीके से देखें तो ये 9 ये 10 के साथ में लिखा है तो 10y लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए 10 हमेशा आपको नंबर यही मानना है, 2 डिजिट का नंबर। और जब इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट। तो जब डिजिट रिवर्स कर देंगे तब ये नंबर क्या बन जाएगा, ये एक्स तो इस साइड चले जाएगा और वाई इस साइड, तो वाई अगर इस साइड आएगा तो वो सिंगल हो गया, और ये जो टेंस प्लेस पर कौन आएगा एक्स आएगा, तो 10x लिख देंगे इसको। ठीक है, तो ये रिवर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से रिवर्स हो गया। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे क्या लिखा था, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, सम करना है किसका, एक तो नंबर है वो उसका,
और जो रिवर्स करते हैं, जो रिवर्स करने पे नंबर आ रहा है, उन दोनों का सम कितना 66 है। तो मतलब एक तो जो प्रेजेंट नंबर है अपना वो, और एक इसको जो रिवर्स करने के ऊपर जो नंबर बन रहा है वो, इन दोनों का क्या करना है अपने को, प्लस करना है। और वो कितना दिया है 66। तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10y प्लस एक्स, और किसका प्लस करेंगे, इसमें प्लस करेंगे 10x प्लस वाई का, और वो कितना दिया है 66। ठीक है, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 10y और एक y ये रहा, तो कितने हो गए 11y प्लस ऐसे ही 11x इज इक्वल टू 66। तो सभी में देखो 11 कॉमन है, तो 11 का डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन में, तो कितना बन जाएगा ये y प्लस, इसमें भी 11 का डिवाइड करेंगे तो x इक्वल, इसमें 11 का डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट बन गई। इक्वेशन सेकंड देखो क्या रहेगी। इक्वेशन सेकंड में हम देखेंगे, इसमें लिखा है कि इफ़ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाई 2, मतलब जो दो डिजिट थी उनका डिफरेंस कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो एक डिजिट तो हमारी x है, दूसरी डिजिट हमारी y है। जैसे इसमें एक डिजिट तो 9 थी और एक 7 थी ऐसे, तो इनका डिफरेंस कितना दे दिया हमें, 2 दिया है। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी कि x और y का जो डिफरेंस है ना वो कितना दे दिया, इसने 2 दे दिया। ये हो गया, ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। ठीक है, तो इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे, तो इसको थोड़ा सही फॉर्म में लिख लेते हैं इस इक्वेशन को। इसको आप y प्लस एक्स लिखो या x प्लस वाई लिखो, एक ही बात है। इसको x प्लस वाई लिख लो, है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 6। ये इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, इसको हटा देते हैं ऐसे, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब देखो, अब एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो इक्वेशन के नीचे इक्वेशन लिखनी पड़ती है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड है ही। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हम देखेंगे तो एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो y कट जाएगा, y से y कैंसिल हो गया, तो x और x कितने हो गए 2x, और यहाँ से 6 और 2 कितने हो गए 8 हो गए। तो x इक्वल टू कितना आया 4। तो x की वैल्यू 4 है ना, पुट कर देंगे कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट में पुट कर लो। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट इन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या बोल रही है कि x प्लस वाई बराबर 6 है, तो x की जगह तो 4 लिख दो, प्लस वाई इक्वल टू 6। तो y इक्वल टू 6 माइनस 4 यानी कि कितना आया, y इक्वल टू 2 आया। इसका मतलब वो नंबर हमने क्या माना था, देखना आप, x की वैल्यू हमारे पास में 4 आई, y की वैल्यू 2 आई। नंबर हमने क्या माना था, नंबर हमने माना था 10y प्लस एक्स। तो ध्यान से समझना, 10y प्लस एक्स हमने नंबर माना था, 10y प्लस एक्स हमने नंबर माना था। एक्स की वैल्यू कितनी आई 4, प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई 2, तो 2 इंटू कितना है इसमें 10 है, तो 20 प्लस 4 यानी कि कितना हुआ है 24। इसका मतलब 24 वो नंबर है, और जब इसको रिवर्स करेंगे ना तो ये बन जाएगा 42। ठीक है, और इन दोनों का जब सम करेंगे ना, इन दोनों का सम करेंगे तो देखो 66 भी आ रहा है। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर कितना रहेगा, ध्यान रखना 66 आंसर नहीं, हमारा आंसर कितना रहेगा 24। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देन द नंबर इज, देन द नंबर इज, द नंबर इज कितना 24 है। ठीक है, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा एग्जाम्पल नंबर 15 है। ध्यान रखना ज़्यादातर एग्जाम में एग्जाम्पल ही आते हैं। ठीक है, तो अब इसमें ये करके देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो मैंने अलग अलग टाइप के सारे क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन उठाए जिससे आपकी पूरी बुक का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो इनको ध्यान से समझते चलना आप। फॉर विच वैल्यू ऑफ पी डज द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो यूनिक सॉल्यूशन। ये बोल रहा है कि पी की कौन सी वैल्यू लें, ये इसमें पी है ना, इसकी पी की वैल्यू कौन सी लें ताकि ये जो इक्वेशन दे रखी हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड जो दे रखी हैं, इनका यूनिक सॉल्यूशन बन जाए। तो आपको पता है कि यूनिक सॉल्यूशन कब बनता है, यूनिक सॉल्यूशन तब बनता है जब a1/a2 नॉट इजगल टू b1/b2 होता है, तो उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में भी करवाया था इसे। तो यूनिक सॉल्यूशन तब होता है जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। तो देखो a1 कितना है 4, तो लिख लो यहाँ पे 4/a2 कितना है a2 ये रहा 2, नॉट इक्वल टू का साइन लगा दो, b1/b2, b1 कितना है p है b1 ध्यान रखना, और b2 कितना है 2 है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा 2p, इसको 2 को p से कर लो, तो 2p इज नॉट इक्वल टू नहीं लगाना, ध्यान रखना, नॉट इक्वल टू चल रहा है तो नॉट इक्वल टू ही चलेगा। 4 2 जा कितना हो गया 8, तो p नॉट इक्वल टू 8 अपॉन में कितना चला जाएगा 2, कितने टाइम्स जाएगा 4 टाइम्स। इसका मतलब p नॉट इक्वल टू 4, इसका मतलब ये है
इसने बोला कि पी की क्या वैल्यू लें जिससे ये यूनिक सॉल्यूशन बन जाए। तो इसका मतलब ये है कि पी नॉट इक्वल टू 4, मतलब पी की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए। पी की वैल्यू 4 के अलावा कुछ भी ले लो वो यूनिक सॉल्यूशन ही रहेगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन अगर देखो आपको नहीं समझ में आया तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, वापस उसको रिवाइज कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की कौन सी वैल्यू ले फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कि जो के की वैल्यू कौन सी ले कि इसके जो सॉल्यूशन है वो कितने हो जाए, मैनी सॉल्यूशन हो जाए। तो ध्यान रखना मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या रहती है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये होती है मैनी सॉल्यूशन की इक्वेशन। ठीक है, कंडीशन ये रहती है मैनी सॉल्यूशन की। तो इसी इसी में अपनी को वैल्यू पुट करनी है, बस अपना के की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ से देखो A1 कितना है, A1 है हमारा जो अक्स के साथ में होता है वो A1 होता है, तो यानी कि के अपॉन A2, यहाँ पे अक्स के साथ में कितना है 12, तो 12 A2 हो गया इक्वल टू B1/B2। तो B1 कितना है जो वाई के साथ में है मतलब 3, B2 कितना है जो वाई के साथ में है मतलब के, और इक्वल टू हुआ वापस C1/C2। तो देखो C1 कौन सा जो कॉन्स्टेंट टर्म होती है ना वो पूरी C1 है, मतलब जो माइनस का के -3 है ना वो पूरी C1 है, और C2 कितनी रहेगी, C2 रहेगी माइनस का के। तो पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अभी देखो हमारे पास में ये इसकी इक्वल है और ये इसकी इक्वल भी है। ठीक है, तो अलग अलग कर लेते हैं हम, पहले इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं। तो पहले इनको जब इक्वल किया मतलब के अपॉन में 12 किसकी इक्वल है, 3 अपॉन में के की इक्वल है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो के को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, के का स्क्वायर इक्वल टू 12 को 3 से करेंगे 36। आपको पता है के का जब स्क्वायर हटेगा तो आगे कितना रख जाता है अंडर रूट, और 36 का अंडर रूट कितना होता है +-6। तो के की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, +-6। तो के की वैल्यू एक तो ये रह जाएगी, दूसरी के की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मतलब इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को। तो देखो दूसरी कंडीशन ये है कि 3 अपॉन में के किसकी इक्वल में है, के-3 और अपॉन में के की इक्वल है। ध्यान रखना ये के से तो के कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये वाला के डिवाइड में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा तब कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए मैंने नीचे ही काट दिया इसको। और या इसका मतलब 3 इक्वल टू क्या बचा हमारे पास में के-3। तो जब ये 3 इस साइड जाएगा तो कितना हो गया, प्लस का हो जाएगा। तो यानी कि के की वैल्यू यहाँ से भी कितनी आ रही है 6। इसका मतलब क्या हो रहा है कि के की वैल्यू कितनी मानी जाएगी, यहाँ पे 6 मानी जाएगी। तो के इक्वल टू 6 हमारा क्या रह जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2 √6x + 2 इक्वल टू 0। तो अपने को क्या निकालना है कि इसका जो रूट निकालना है। तो रूट फाइंड करने के लिए देखो क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास में दे रखी है 3x² - 2 √6x और प्लस में 2 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखो आपको करना क्या होता है कि आप इनको मल्टीप्लाई करना होता है। जो ए को सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा कितने हो गए 6, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास में 6 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे हमारे पास में कितना आना चाहिए 2√6 आना चाहिए। जैसे दो नंबर अपने को फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखो ऐसे दो नंबर के कौन से होते हैं, तो आप देखो सीधा सीधा क्या करो, आपको पता है कि 2√6x लिखा है, तो आप क्या करोगे 3x²। 2√6x का मतलब है कि माइनस का √6x और माइनस का √6x प्लस कितना 2। क्योंकि देखो -√6x और -√6x इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होके ये कितना हो जाएगा माइनस का 2√6x। तो सीधी सी बात है -2√6x को लिख सकते हैं -√6x -√6x। ठीक है, अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है। तो देखो इन दोनों में कॉमन लेने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा इसको सोल्व करना पड़ेगा। मतलब 3x² माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि √3 × √2। 6 को क्या लिख सकते हैं √3 × √2 एक्स। फिर इसमें भी 6 को क्या लिख सकते हैं कि √3 × √2 एक्स, और प्लस में कितना है 2 है। तो देखो जैसे 2 में आपको पता है कि 2 में क्या होता है, चलो आगे अगले स्टेप में सोल्व करते हैं। देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है एक तो एक्स कॉमन है और एक √3 कॉमन है, क्योंकि 3 को क्या लिख सकते हैं, आपको पता है कि √3 × √3 क्या होता है 3 बनता है। इसका मतलब 3 के अंदर 2 बार √3 है, तो इस 3 के अंदर 2 बार √3 है, तो √3 यहाँ पे भी है √3 यहाँ पे भी है, तो कॉमन क्या आया √3, और एक बार कॉमन एक्स भी है। तो यहाँ से जब √3 एक बार चला गया तो एक √3 तो बच ही गया और एक्स बच गया, माइनस यहाँ से √3 गया और एक्स गया तो बचा कितना √2। ठीक है, अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, इन दोनों में माइनस को पहले तो माइनस यहाँ पे साइन है ना वो तो लेना ही लेना है, याद रखना। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में √2 कॉमन है।
क्योंकि इसमें भी रूट 2 है और इसमें भी रूट 2 है। तो यहाँ से जब रूट 2 गया तो कितना बचा, √3x बचा ना, तो √3x। और क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया और यहाँ पे प्लस था तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे √2, एक बार √2 गया तो एक √2 बच ही गया। आप ये भी ध्यान रखना कि ये दोनों सेम होने चाहिए, दोनों टर्म। तो जो सेम है एक बार तो वही लिखनी पड़ती है, और एक बार जो बाकी बच गई मतलब √3x और माइनस √2, √3x माइनस √2 इक्वल टू कितना, 0। तो देखो इसके इक्वल भी 0 है और इसके इक्वल भी 0 है। इसका मतलब हम अलग अलग लिख सकते हैं कि √3x माइनस √2 इक्वल में भी 0 है और √3x माइनस √2 इक्वल में भी 0 है। ये दो हो गया। अब देखो यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो √3x इक्वल टू, ये √2 इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और x इक्वल टू करेंगे तो कितना, √2 अपॉन में √3। तो देखो √2 के ऊपर भी है और √3 के ऊपर भी है, तो हम इसको एक साथ लिख सकते हैं, मतलब होल √2/3 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और जब इसको सोल्व करेंगे तो सेम टर्म ये इसमें से भी यही आएगा कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, होल√2/√3। तो ये इसके रूट हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमें दिया, फाइंड टू नंबर्स व्हिच सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। इसने बोला कि दो नंबर है जिनका सम 27 है। तो देखो हम अगर फर्स्ट नंबर हम मान लें कि जो दो नंबर हैं उनमें से फर्स्ट नंबर हमने कितना मान लिया, x मान लिया, तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा 27 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 27 है ना। जैसे आप ऐसे समझो कि दो नंबर है उनका सम अगर 10 है, और अगर उसमें से हमें पहला नंबर पता चल जाए कि पहला नंबर उसमें से 7 है, तो दूसरा नंबर कितना बचेगा, दूसरा नंबर बचेगा 3। तो वो 3 कैसे बचा, वो बचा कि टोटल में से हम क्या करें, 7 माइनस कर दें। तो टोटल में से अगर 7 माइनस कर दें तब वो दूसरा नंबर बचता है। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे किया, टोटल में से 27 में से हमने जो x माइनस कर दिया, मतलब छोटा वाला नंबर माइनस कर दिया। अब देखो ये दूसरा नंबर हो गया। अब इसने आगे क्या बोला कि प्रोडक्ट इज 182। तो इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना दिया है, 182, मतलब इनका मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 27 माइनस एक्स और x का मल्टीप्लाई कितना, 182 होता है, इसने बताया है। तो x को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 27x, और माइनस एक्स को x से करेंगे x² इक्वल टू 182। इन दोनों डिजिट को इस साइड लेके आएंगे, क्योंकि हमें x² प्लस का करना है, इसलिए पूरे को इस साइड ले आओ। तो देखो क्या बन जाएगा, ये x² प्लस का हो जाएगा, 27 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इधर पहले से प्लस का 182 है ही, इक्वल टू कितना, 0। अब हमें क्या करना है कि इसके फैक्टर करने, तो फैक्टर करने के लिए क्या करना होता है कि मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 होता है, एक उसी से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास में 182 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे हमारे पास में 27 आना चाहिए, 27। तो ऐसे दो नंबर आपको सोचने हैं। तो ऐसे दो नंबर हो जाएंगे, जैसे क्योंकि हमें प्लस के लेके आने, ये प्लस का है और ये माइनस का है, इसका मतलब ये है कि वो दोनों नंबर ऐड होंगे। तो ऐड होंगे तो 15, तो ये हो जाएगा 15, यानी कि 14 को करके देखते हैं। 14, 16 से तो नहीं होगा, 15 से भी नहीं होगा, 14 से करते हैं। 14 को 3 से 13 से करते हैं, हाँ ये हो जाएगा। देखो 14 को 13 से करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा, तो मतलब एक नंबर 14 होगा, और 14 और 13 को दोनों माइनस के लेने पड़ेंगे। 14 और 13 को जब माइनस करेंगे तो माइनस का 27 भी हो जाएगा, ठीक है। और इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये 2 और ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 182 भी हो जाएगा। तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं, माइनस का 14 और माइनस का 13 है। तो हम क्या करेंगे, पहले x² सेम लिखना है और प्लस का 182 भी सेम लिखना है। अब अपने को क्या करना है, 14 और 13, तो माइनस के 14x ले लो और माइनस के 13x ले लो, ठीक है। जो दो नंबर हमने सोचे होते हैं वो बीच में लिखने होते हैं। अब एक तो पेयर यहाँ से बनाएंगे, एक पेयर हम यहाँ से बना रहे हैं, तो यहाँ से इन दोनों में कॉमन क्या, x कॉमन है, यहाँ से बचेगा क्या, x माइनस 14। इन दोनों में 13 कॉमन है, वो भी माइनस का 13 कॉमन ले लो, तो यहाँ से कितना बचेगा x, और क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया और यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 13 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो सीधी सी बात है 14 टाइम्स जाएगा। आगे देखते हैं, एक बार तो x माइनस 14 टाइम्स, एक तो यही लेना है, दूसरा हमें क्या लेना है, x और माइनस का 13, x माइनस 13 इक्वल टू कितना, 0। तो इसका मतलब x माइनस 14 के इक्वल में भी 0 है और x माइनस 13 के इक्वल में भी 0 है।
तो एक्स इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस का 14 और एक्स इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस का 13। ठीक है, अब आप सोचोगे कि दो वैल्यू आई, तो दो वैल्यू नहीं, कोई भी एक वैल्यू लेंगे तो दूसरी भी अपने आप आ जाएगी, कोई भी एक वैल्यू ले लो। देखो तो फर्स्ट नंबर हमने एक्स इक्वल टू मान लिया 13 आया, मान लो एक बार के लिए एक्स इक्वल टू कितना आया 13 आया। तो देखो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, फिर 27 माइनस एक्स करेंगे तो 14 बच जाएगा। अगर पहला 14 मानोगे तो दूसरा 13 बच जाएगा। तो सीधी सी बात है, वो दो नंबर हैं कौन से, 13 और 14 है। देन हम क्या लिखेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, देन टू नंबर आर, दो नंबर कौन से हैं 14 एंड 13, ये आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो 3 और 4 की एक्सरसाइज के हैं। और इनमें अगर कोई अलग से आपको ऐसे क्वेश्चन लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है और ये मेरे को नहीं आ रहा है, ऐसे कुछ लग रहा है कि पूछना है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर इतने का मेरे को बताना है। ठीक है, ऐसे कमेंट कर सकते हो आप। ठीक है, अभी के लिए इतना ही और एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखो आगे की जो एक्सरसाइज है उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।